स्टार्ट करें। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार MIT क्लासेस में। और आशा करता हूं आप सभी से कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छी तरीके से आप कर रहे होंगे। क्या आप सभी क्लास लेने के लिए रेडी हैं? सभी की सभी अपनी क्लास में आ जाएं। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। देखिए, आप जितनी उदासीनता अगर पढ़ाई में बरतोगे तो आपको ही नुकसान होने वाला है। आप अगर देर से जागोगे तो देर से ही आपको रिजल्ट मिलेगा, तब तक बाकी बच्चे आपसे आगे निकल चुके होंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप समय को ध्यान में रखते हुए और समय के अनुसार अपनी पढ़ाई को समय दें। आप अगर आप अपनी पढ़ाई को इस समय नहीं देंगे तो कल समय भी आपको नहीं समझने वाला। समझ रहे बात? नहीं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास बिना देरी के। और मैं आपको बता दूं कि हमने परसों की क्लास में सैटरडे में हमने पढ़ा था, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि कोई विलयन है, उसके अणुसंख्य गुणधर्म अर्थात कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन। इसके अंदर हमने बताया था कि मुख्यतः 4 अणुसंख्य गुणधर्म हमने आपको बताए थे, जिसमें पहला था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। और दूसरा हमने बताया था क्वथनांक में उन्नयन अर्थात क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, जो हमने आपको पढ़ाया था। देखो जरा ध्यान से, ये था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए हमने इस पर चर्चा करी थी और इसके बारे में क्या इसका फॉर्मूला निकल के आया था, अर्थात क्या होता है वास्तव में क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का सीधा सा मतलब है कि वृद्धि हो जाना। ठीक है, वृद्धि हो जाना अर्थात क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट या BP के अंदर अगर कोई भी द्रव है, अगर मान लीजिए वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइलिंग करना स्टार्ट करता है और उसके अंदर मान लो हम कुछ अलग से कोई अन्य सोल्यूट अगर मिला देते हैं, कोई विलेय पदार्थ अगर मिला देते हैं, तो उसका जो क्वथनांक है या कह सकते हैं BP है, वो इंक्रीज हो जाएगा। अर्थात जहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना प्रारंभ करता, अब वो कहीं उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर उबलना प्रारंभ करेगा। ठीक है, तो ये था क्वथनांक में उन्नयन। ठीक, इसके बारे में हमने पढ़ा था और इसका जो फॉर्मूला आया था मैंने आपको बताया था। ध्यान से देखना, एक बार रिवीजन करेंगे इसका, क्योंकि हमें इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स करने। ठीक है, तो ये आया था हमारा डेल्टा T, क्वथनांक में उन्नयन डेल T इज इक्वल टू TB माइनस T0B, जहाँ TB क्या है, जो विलियन बन के तैयार हुआ है। TB क्या है यहाँ पर, जो विलियन बन के तैयार हुआ है उसका क्या क्वथनांक। और जो T0B है वो केवल शुद्ध जल या ओनली विलायक का क्वथनांक। आगे बात समझ में ये था। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था और हमने लास्ट में आपको बताया था कि क्वथनांक में उन्नयन अर्थात डेल्टा T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उस विलयन की मोललिटी के। आई बात समझ में? देखो ये बताया था डेल्टा T अनुक्रमानुपाती मोलरता या मोललिटी। डेल्टा T इज इक्वल टू KB और गुणा M, जहाँ KB क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। और यहाँ मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था कि सभी विलायकों के लिए, अलग अलग विलायकों के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक समान नहीं होता, बल्कि अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। और इसमें मुझसे थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई थी, मैंने यहाँ 5 के बाद 4 जो लिखा है, यहाँ 4 नहीं आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 0.52 जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक जो KB का मान होता है वो 0.4 मतलब 54 की जगह क्या आने वाला है, 52। बस इतना था, 4 की जगह 2 आपको करना। ठीक है, बाय मिस्टेक ये हो गया है, मैंने आपको ये सही करा दिया है। ठीक है, इसके लिए सॉरी। चलिए, तो ये हमारा निकल के आया था, लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा हम इस सूत्र को इसको मॉडिफाई करेंगे ताकि हम इस पर आधारित न्यूमेरिकल कर सकें। कैसे? ध्यान देंगे जरा मेरी बात समझने का प्रयास करेंगे जरा। देखो ये था डेल्टा TB, डेल TB इज इक्वल टू KB और गुणा मोललता।
समझ रहे नहीं? तो यहाँ पर अगर मैं इसको और आगे बढ़ाना चाहूँ, इसको अगर और बढ़ाना चाहूँ आगे में, तो क्या होगा भाई, के बी, ठीक है, और गुणा में मोललता का फॉर्मूला क्या आपने पढ़ा है, मोललता मैंने पढ़ाया आपको, एम स्मॉल एम, ठीक है। चलिए कोई नहीं, स्मॉल ने कैपिटल लिख लो, जब मैंने पीछे कैपिटल लिखाया तो वैसे मोललता इज इक्वल टू क्या होता है, अरे डब्लू ए अपॉन एम ए गुणा डब्लू बी और गुणा में 1000। ये बताया था आपको नहीं, जरा बताएं। अरे ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है मोललता का, लिखाया नहीं लिखाया, जरा बताओ, यही होता है ना। तो हम यहाँ मोललता के स्थान पर इसको पुट अप कर देंगे। कैसे, देखिए डब्लू ए, यहाँ पर डब्लू ए क्या है, विलेय का भार, अपॉन एम ए क्या है भाई, विलेय का अणुभार, गुणा डब्लू बी क्या है, विलायक का भार, और गुणा में 1000। आ रही है बात समझ में? तो ये सूत्र हमारा यहाँ पर बनके रेडी हो जाता है। बात समझ रहे हैं मेरी? चलिए अब देखो यहाँ पर कौन क्या है, इसको लिखने की आवश्यकता है, अगर है तो चलो मैं लिख देता हूँ। ध्यान से देखना, यहाँ पर एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ कि टी नोट बी जो है, यहाँ पर टी नोट बी ये क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। शुद्ध जो विलायक है यानी उसके अंदर कोई भी विलेय पदार्थ नहीं मिला हुआ है, तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक ये है, ठीक है। और जो टी बी था वो क्या था भाई, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक जिसके अंदर क्या विलेय घुल चुका है, विलयन का क्वथनांक, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद इसमें क्या है भाई, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक में डिफरेंस या परिवर्तन, क्वथनांक में परिवर्तन, क्वथनांक में परिवर्तन, ठीक है। और क्या था भाई इसमें, देखो डब्ल्यू ए क्या है भाई, विलेय का भार, विलेय का भार, ठीक। डब्ल्यू बी क्या है, विलायक का भार, विलायक का भार, ठीक। और कुछ बचा, एम ए विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ठीक है, ये था। चलिए अब देखो इस सूत्र पर आधारित हम न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर जो डेल्टा टी है या जो टी जहाँ पर भी आ रहा है, इस टेम्परेचर को यहाँ मैं नोट में लिख देता हूँ, ये बात ये नोट करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, यहाँ पर टी का मान केल्विन पैमाने पर मेजर किया जाएगा। केल्विन में लेंगे भी यहां पर टी के मान को। आगे बात समझ में? चलिए अब देखिए न्यूमेरिकल हम करते हैं इस पर आधारित। ध्यान से देखना जरा, मेरी बात सुनना। देखो जो चीजें दी हुई हैं उसको नोट करेंगे। पहले मेरी बात समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझने का प्रयास करें आप, ठीक है। ये कह रहे हैं 1.5 ग्राम यूरिया को 50 ग्राम जल में घोलने पर 1.5 ग्राम यूरिया है, उसको 50 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में
उन्नयन की गणना कीजिए। क्वथनांक में उन्नयन अर्थात डेल्टा टी बी की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। ये क्या है? डेल्टा टी बी, इसकी वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान दिया है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। जो जो वैल्यू दी हुई हैं वो सारी वैल्यू हम नोट कर देंगे। यहां पर देखिए क्या दिया, 1.5 ग्राम यूरिया है, ये विलेज रखा है, अर्थात यहां पर WA की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई? 1.5 ग्राम। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पर क्या दिया, यूरिया को 50 ग्राम जल में घोलने पर तो विलायक का भार दे रखा है, अर्थात WB का मान हमको यहां पर दिया है 50 ग्राम। कितना है भाई? 50 ग्राम। ठीक है, और पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना अर्थात डेल्टा टी और बी बराबर क्या, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, और क्या क्या दिया इन्होंने भाई? जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान, मोलल उन्नयन स्थिरांक अर्थात के बी इज इक्वल टू 0.52 और केल्विन को कैसे दिखाएंगे? किलोग्राम और प्रति मोल। आगे बात समझ में, ये हमको दिया हुआ है। ठीक, इसके लिए देखिए हमको क्या क्या चाहिए, ध्यान से देखो जरा। हमने सूत्र बताया है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी गुणा डब्ल्यू अपॉन एम ए गुणा एम डब्ल्यू बी और गुणा में 1000 बताया था आपको। तो हमें एम ए अर्थात विलेय के अणुभार की आवश्यकता पड़ने वाली है। विलेय का अणुभार निकाल लेंगे यहां पर एम ए। तो एम ए कैसे निकालते हैं भाई? एम ए कैसे कैलकुलेट करते हैं जरा देखो। एम ए बराबर क्या, विलेय क्या है यहां पर देखो, NH2CONH2 अर्थात यूरिया। यूरिया क्या होता है? NH2CONH2। इसका हम अणुभार निकालेंगे, क्या आएगा देखो। नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, एक परमाणु का परमाणु भार कितना होता है? 14। तो 14 दूनी 28। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं। प्लस में हाइड्रोजन के कितने? 4, एक का होता है 1, तो 4 के कितने हो गए? 4। प्लस नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन, कार्बन का 1 है और 1 का कितना होता है? 12। प्लस ऑक्सीजन का भी 1 है, तो 1 का कितना होता है? 16। जरा बताओ कितना होगा जुड़ के, बताएं कितना आएगा भाई? एम ए 28, देखो 16 और 4 20, 20 और 20 40, 8 48 और 2 50, 10 60, कितना आएगा? 60 आने वाला है। ठीक है, एम ए की वैल्यू अब निकाल दो, लगा दो भाई सूत्र। क्या सूत्र होता है? यहां पर मैं लाइन खींच दूं बीच में, चलो साहब लाइन खींच देते हैं। लीजिए भाई, देखो ध्यान से, हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई आप? हम ये जानते हैं सिंस वी नो दैट क्या, डेल्टा टी और बी बराबर के बी गुणा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए गुणा डब्ल्यू बी और गुणा में 1000। ठीक है, ये तो है, इसकी वैल्यू पुट कर दो इसमें भी, इसकी वैल्यू इसमें रख दीजिए। देखो के बी कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखो, के बी की वैल्यू दी हुई है 0.5 और 2 गुणा डब्ल्यू ए कितना दिया हुआ है? 1.5, 1.5 बटे एम ए कितना है हमारा? 60 गुणा में डब्ल्यू बी कितना है भाई? 50। ठीक है, और गुणा में 1000। ये बात समझ में आ गई आपके? चलिए 1 0 2 0 1 0 2 0, कोई दिक्कत? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और चलिए इसको बाद में काटेंगे। और 0.52 गुणा 1.5 बटे 6 और गुणा में ये वाला 2,
2 तिया 6 और 3 पंजे 15, 0.5 बार कट जाएगा। अब इसकी गुणा कर देंगे, 0.52 गुणा 0.5 कर देंगे गुणा। 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 पंजे 25 और 1 26, 25 और 1 26। दशमलव कितने अंक के बाद है? देखो एक ये एरिया, दो ये एरिया, कितने के बाद आया भाई? 3 के बाद आया। क्या निकालना है यहाँ पर? ये डेल्टा टी बी, क्योंकि ये टेम्परेचर में अंतर है ना। मैंने बताया था कि यहाँ पर टी की वैल्यू केल्विन में मेजर करेंगे, केल्विन। तो ये कितने में आएगा भाई? ये डेल्टा टी बी जो आपका आया है ये इतने केल्विन आ गया। क्या आ गया? केल्विन। अंडरस्टैंड? ये बात समझ में आई आपके? ठीक है भाई, चलिए ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया इसका। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन देखिए। 12 ग्राम ग्लूकोज को 12 ग्राम ग्लूकोज को 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में, देखो 12 ग्राम ग्लूकोज है, 100 ग्राम जल है, इसमें घोलने पर विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक इतने पाया गया। मतलब घोलने से पहले कुछ और होगा, जल का कुछ और होगा, वही होगा जितना होता है। अरे जितना होता है कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन जैसे ही उसमें क्या घोला? ग्लूकोज घोला, तो देखो क्वथनांक बढ़ गया, 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया। आगे बात समझ में नहीं? हाँ, जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, देखो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, नोट कर दो। ये दिया हुआ है हमको WA, क्या दिया हुआ है भाई? WA 12 ग्राम। ठीक है, और 100 ग्राम जल है तो ये WB। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। मैंने बताया है कि हाँ, जब जहाँ भी हम विलेय का भार मानेंगे उसको WA से और विलायक के भार को WB से। कितना होगा? 100 ग्राम। कितना है भाई? 100 ग्राम। घोलने पर विलयन का क्वथनांक इतने पाया गया। विलयन का क्वथनांक, विलयन के क्वथनांक को हम T और B से डिनोट करते थे, याद है आपको? 100.34, 100.34। ठीक है, इतने डिग्री सेंटीग्रेड। और कह रहे हैं जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। अर्थात यहां पर हमको क्या निकालना है भाई? मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? मोलल उन्नयन स्थिरांक बताओ जरा। मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी भाई? Kb की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। देखो ध्यान से देखो जरा पहले, यहां पर अगर मैं एक बार सूत्र यहां पर लिख दूं तो क्या हम पता लगा सकते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? देखो ध्यान से जरा भाई, हमारा सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला होता है भाई, ये होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये होता है डेल्टा T और B बराबर Kb और गुणा WA अपॉन MA गुणा WB और ये गुणा में 1000। क्या ये यही है ना? मैं सही बता रहा हूं? यहां पर देखो क्या डेल्टा टीबी हमको ज्ञात है। देखो ये हमको ज्ञात करना है, ध्यान से देखो जरा। हमको जो ज्ञात करना है इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, इसमें ये हमको ज्ञात करना है। अर्थात इसके अतिरिक्त जो भी कुछ है उस सब की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। क्या हमको डेल्टा टीबी ज्ञात है? नहीं ज्ञात है। ये क्या है? ये अंतर है। मोलल उन्नयन, जो क्वथनांक में उन्नयन है वो हमको ज्ञात करना है पहले। तो क्या होता है? क्वथनांक में उन्नयन मतलब टेम्परेचर में कितना अंतर आया। तो इन्होंने कहा कि कितना पाया गया? 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड विलियन बनने के बाद। तो विलियन से पहले जल का रहा होगा ना, तो जल का कितना होता है क्वथनांक?
शुद्ध जल की बात करें तो टी नॉट बी कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन इसको हम टी नॉट बी जो लिखा जाएगा, अरे बी वैसे टी नॉट बी स्मॉल बी आएगा, टी नॉट बी कितना होगा 100, लेकिन इसको केल्विन में चेंज करेंगे और केल्विन में चेंज करने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर को 273 ऐड करके लिखते हैं, 273 273। अब ये केल्विन में चेंज हो चुका है भाई, कितना हो जाएगा ये 373 केल्विन, 373 केल्विन। ठीक है, उसके बाद देखो अंतर कितना दिया हुआ भाई, अच्छा ये लास्ट वाला विलियन का, तो ये टीबी हमको ज्ञात है, टीबी ये कितना है 100.34, लेकिन हमें ये टी केल्विन में लिखना है तो प्लस 273 इसमें भी करेंगे भाई। अब ये किस में चेंज हो गया केल्विन में, इसका टोटल कितना होगा जरा बताओ, 273 और 100 373.34 केल्विन। वैसे अंतर जो है डायरेक्टली भी यहाँ से आ सकता है, लेकिन सही तरीका क्या है ताकि गलती ना हो इस तरीके से करना है। तो यहाँ पर आप तो निकाल सकते हैं ना डेल्टा टी बी की वैल्यू, तो डेल्टा टी बी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से बताओ, अरे इसमें से घटा दो, टी बी माइनस टी नॉट बी कितना भाई, टी बी कितना आया 373.34 और माइनस टी नॉट बी कितना है 373, कितना बचेगा 373 घटा दो तो 0.34 केल्विन। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें क्या चाहिए, ये हमको मिल चुका है, डब्ल्यू ए हमको ज्ञात है, डब्ल्यू बी ज्ञात है, एम ए और चाहिए, अर्थात ग्लूकोज का क्या चाहिए अणुभार, एम ए ग्लूकोज का फॉर्मूला जानते हो C6H12O6 ये होता है, आगे बात समझ में नहीं, हाँ तो इसका अणुभार निकालेंगे। कार्बन का कितने परमाणु है यहाँ पर 6, एक का होता है 12, एक कार्बन परमाणु का परमाणु भार होता है 12, तो 6 का कितना हो गया 12 6 72, प्लस हाइड्रोजन के कितने 12 परमाणु, एक का एक तो 12 के 12, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के कितने परमाणु 6, एक का होता है 16, तो 6 के 16 6 96, जरा बताओ जोड़ के कितना आएगा भाई, देखिए 6 और 2 8 2 10 का 0 हासिल 1, 9 और 1 10 7 17 और 1 18, 180 आ गया, कितना आ गया 180। अब सारी वैल्यू हमको मिल चुकी हैं, अब इनको डायरेक्ट कहां पर पुट कर दें फॉर्मूला में, ठीक है, इस वाले में रख दो भाई। इनकी वैल्यू क्या है, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, डेल्टा टी भी 0.34, 0. कितना 34 बराबर के भी तो हमको ज्ञात करना है गुणा डब्ल्यू ए कितना है 12 ग्राम, ठीक है, और गुणा में 1000 बटे एम ए कितना निकला 180, डब्ल्यू भी कितना है भाई 100 ग्राम, यही है ना। चलिए 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 ये कट गए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 चौके होते हैं 12 और 3 छंग कितने होते हैं 18। चलो अगली लाइन में सोल्व कर लेंगे। 3 4 बराबर के बी और गुणा में 4 बटे में 6, 2 दूनी 4 2 तिया 6, ठीक है, ये 0.34 बराबर 2 kV अपॉन 3 बटे में 1 मानेंगे और यहाँ पर तिरछी गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, तिरछी गुणा करेंगे, तो 2 गुणा kV और बराबर इसी गुणा करेंगे 3 चौका 12, 3 3 9 और 1 10, 3 चौका 12 का 2 हासिल 1 3 3 और 1 10, 0.2 के बाद, ठीक है, 0.2 के बाद 1.02, लेकिन हमें के बी चाहिए ना, तो के बी बराबर 1, सही से लिखा था भाई, साफ साफ दिक्कत मत करें, के और बी बराबर होगा
1.02 और बटे में 2, ठीक है। दशमलव आ गया, एक में पढ़ा नहीं जा रहा, तो पॉइंट पहले लगा देंगे यहाँ पर, और फिर 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 0.2 पंजे 10, आगे 2 है, 2 एकम 2, ये यहाँ से इतनी बार कट चुका है। अर्थात के बी की वैल्यू कितनी आई भाई, के बी बराबर 0.51, और इसका मात्रक जानते हो क्या होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक का मात्रक, ये होता है केल्विन। क्या होता है भाई, केल्विन, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है भाई, ये हो गए न्यूमेरिकल आपका दूसरा। कोई दिक्कत हो तो जरा बताओ मुझे। कोई कमेंट वमेंट करते रहा करो भाई। है क्या लिखा है, हाँ तो ये अणुभार लिखा, सही लिखा है, ये अणुभार सही है भाई, जो भी लिख रहे हो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हाँ अंशी जी शुक्रिया, धन्यवाद, आपने जवाब तो दिया। देखो भाई, ये 2 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो, आपको समझ में नहीं आया हो तो मुझे बताएं। आगे बढ़ें, बताएं जल्दी बताएं। चलिए देखो भाई, ये हमने मोलल उन्नयन स्थिरांक पढ़ चुके हैं। अब देखो, ये जो न्यूमेरिकल है इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम अगला टॉपिक करेंगे जिस पर आधारित है। ये तो हो गया। अब देखो, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो ध्यान से, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अगर किसी विलायक के अंदर आप विलेय को सोल्यूट, मतलब सोल्यूट को अगर मिलाते हो, मिक्स करते हो, तो वहां पर क्या होता है, उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, अर्थात वो क्या होगा, देरी से उबलना प्रारंभ करेगा, ठीक। इसके अपोजिट अगर मान लीजिए हम उसके हिमांक की बात करें, किसकी बात करें, अगर हिमांक की बात करें हम उसके हिमांक, अगर हिमांक की हम बात करें तो हिमांक क्या होता है जानते हो, हिमांक को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट अर्थात एफ पी, फ्रीजिंग पॉइंट अर्थात एफ पी। इसका मतलब ये होता है कोई भी द्रव या लिक्विड कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जम जाता है, वही उसका हिमांक कहलाता है। जैसे हम जानते हैं कि जल जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात जम जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, या हम कह सकते हैं हिमांक है, वो कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मेरी बात सुनिए जरा, मेरे पास ये 2 बीकर हैं, दिख रहे हैं, ये 2 बीकर मेरे पास हैं, और दोनों में क्या करता हूं मैं, जल ले लेता हूं। क्या लेता हूं भाई, जल ले लेता हूं। देखिए, दोनों के दोनों बीकर में मैंने क्या ले लिया, जल ले लिया, ठीक है। अब अगर मैं ये बात कहूं आपसे कि भाई इसके अंदर, इसमें केवल क्या है, अभी जल है, अभी तो दोनों में ही जल है, ठीक है। और इस जल को अगर मैं कहूं कि इसको मैं जमाना चाहता हूं, फ्रीज करना चाहता हूं, तो जब ये जमेगा अर्थात बर्फ में चेंज होगा, तो बताओ इसका, ये अपने आप में शुद्ध है ना, इस समय बिल्कुल शुद्ध है, इसमें कोई भी अन्य पदार्थ नहीं मिक्स किया गया, तो इसलिए ये शुद्ध है। तो इसका कुछ ना कुछ तो क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा, हिमांक होगा। शुद्ध अवस्था पर किसी न किसी पदार्थ का, या कोई भी पदार्थ होता है, द्रव मान लो, ठीक है, द्रव की बात चल रही है, तो उसका कुछ ना कुछ तो क्या होगा, हिमांक होने वाला है।
और शुद्ध अवस्था को हम किससे डिनोट करते हैं, नोट लगा करके। तो देखिए टी टेम्परेचर हो गया, नॉट शुद्ध अवस्था पर। अब देखो पीछे वाला जो था क्वथनांक में उन्नयन, वहां पर हमने बी लगाया था क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे थे। यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो यहां पर एफ लगा देंगे, सफिक्स में क्या लगाएंगे भाई, एफ लगा देंगे। ठीक है, ये शुद्ध अवस्था पर हो गया इस जल का क्वथनांक। क्या हो गया, क्वथनांक। आगे बात समझ में आप सभी के। चलिए अब यहां आ जाओ, यहां पर भी क्या है, जल है। ये क्या है भाई, ये भी इसके अंदर क्या है, इस समय जल है, ये है जल। अब क्या करेंगे, हमने क्या काम करा, इस वाले बीकर में, ये बीकर मान लीजिए ए है, ये बीकर आपका ए है और ये बीकर क्या है, बी। ठीक है, अब जो बी नंबर का बीकर है इसमें क्या कर रहे हैं हम अलग से एक सोल्यूट मिला दे रहे हैं। क्या मिला रहे हैं, सोल्यूट। यहां से हमने एक सोल्यूट मिला दिया, यानी विलेय को मिक्स कर दिया। विलेय क्या लें, आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो। मान लो चीनी ले लेते हैं, चीनी ले लो, नमक ले लो, जो मन चाहे वो आप ले सकते हो। और इसके अंदर हमने क्या करा, इसको मिला दिया भाई, इसको हमने इसमें मिला दिया। जब यहां पर जल प्लस जो चीनी है C12 H22 O11, बात समझ रहे हैं मेरी, दोनों को मिलाया और तब हमने क्या काम करा, इसको जमाया, इसको जमाया, यानी कि ठंडा करने के बाद इसको हम ठोस में चेंज करना चाह रहे हैं। तो जैसे ही हमने करा तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, अर्थात वह टेम्परेचर जिस पर ये जमता है, वो इससे नीचे आ जाता है, इससे नीचे जमेगा। अर्थात इसमें इतना अंतर आएगा कि अगर ये मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम रहा है, कितने पर भाई, मान लो ये जल जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, तो ये निश्चित रूप से कम होने वाला है, माइनस में पहुंचेगा टेम्परेचर, तब जाके ये जमने वाला है। ये इफेक्ट है किसी भी विलेय को, मतलब विलायक के अंदर मिलाने पर उसके जो हिमांक में परिवर्तन आता है। तो यहां पर जो अब चेंज होने के बाद देखिए, अब ये शुद्ध नहीं रहा, अशुद्ध हो गया। अशुद्ध का मतलब ये नहीं इसमें कीड़े पड़ रहे हैं बहुत मोटे मोटे, ऐसा नहीं है। कोई भी शुद्ध पदार्थ वो होता है जब उसमें वो केवल अकेला होता है। अशुद्ध पदार्थ वो हो जाता है जब उसमें कोई अन्य पदार्थ को हम मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर ये विलियन बन चुका है। क्या बन चुका है भाई, विलियन। और यहाँ पर इस विलियन का कुछ ना कुछ हिमांक रहेगा, कुछ ना कुछ हिमांक तो रहेगा। मान लीजिए वो यहाँ पर क्या है, टी और एफ, टी एफ। ठीक, और ये जो होने वाला है निश्चित रूप से कम होने वाला। ये 0 डिग्री पे जम गया था, लेकिन ये माइनस में जमेगा। मान लो कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमने वाला है, -2 पर। तो अंतर आ गया नहीं आ गया, अंतर आया नहीं आया। तो अंतर को हम डेल से निरूपित करते हैं, डेल्टा से शो करते हैं, नहीं करते, तो कोई बात नहीं है। तो इसमें जो अवनमन आएगा, अवनमन कहते हैं कमी, ठीक है, डिप्रेशन। तो यहां पर डेल्टा टी और एफ इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, हम देखो ये पहला वाला बड़ा है ना, वैसे नंबर में ये क्या है, छोटा है। तो अंतर निकालेंगे कैसे, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। आगे बात समझ में, ये है आपका हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। बात समझ में आई आपके। चलिए अब देखो इस बात को हम थियोरेटिकल रूप में लिखेंगे, थ्योरी के रूप में। कैसे, मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए पेन दूसरा लेते हैं भाई। किसी भी शुद्ध विलायक, किसी भी शुद्ध विलायक में, किसी भी शुद्ध विलायक में किसी विलेय
किसी विलेय को मिलाने पर विलायक व विलयन के हिमांक में जो कमी लिखेंगे, यहां पर क्या आएगी? कमी होगी। परिवर्तन भी लिख सकते हैं लेकिन कमी आएगी यहां पर। में जो कमी आती है उसे ये लिखेंगे, उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। और इसे हम हिमांक में अवनमन को इसे डेल्टा टी बी एफ से डिनोट करते हैं। ये परिभाषा आपके समझ में आई नहीं आई? थ्योरी, ठीक है। अगर हम किसी भी विलायक के अंदर कोई विलेय पदार्थ अगर उसमें मिला दें तो उसके हिमांक में क्या आता है? अंतर आता है। अंतर क्या आता है? मतलब कम हो जाता है उसका, वो क्या होता है? कम हो जाता है, गिर जाता है। और तो इसे हम क्या कहते हैं? हिमांक में अवनमन, ठीक है। और सूत्र बनाएंगे इसका। अब देखो, यदि किसी शुद्ध विलायक का हिमांक कितना है? T नॉट F तथा विलेय मिलाने पर विलयन का हिमांक TF है, तब हिमांक में अवनमन ये होता है डेल्टा T और F बराबर क्या होगा? T नॉट F माइनस TF। आ रही बात समझ में? चलिए, ये हो गया आपका भाई, ठीक है। हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा TF इज इक्वल टू T नॉट F माइनस TF, ठीक है। चलिए, अब देखिए, जैसे हमने क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा था और वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल था? किसके समानुपाती था? मोललता के था। किसका था भाई? मोललता की। उसी प्रकार यहां पर हिमांक में अवनमन नोट में लिख देंगे, यहां पर नोट लिखेंगे, नोट हिमांक में अवनमन विलयन की मोललता, हिमांक में अवनमन विलयन की मोललता के सीधे
समानुपाती, सीधे समानुपाती होता है। ये बात समझ में आई? हिमांक में अवनमन विलयन की मोललता के सीधे समानुपाती होता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे भाई। देखो, अर्थात हम क्या कह सकते हैं भाई, डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन अनुक्रमानुपाती किसके, मोललता, मोललता। ठीक है, यहां से हम इस साइन को हटाएंगे अनुक्रमानुपाती के, तो क्या होगा भाई, बराबर। यहां पर एक नियतांक आने वाला है, अब नियतांक के लेंगे, लेकिन यहां हिमांक की बात चल रही है तो इसमें क्या लगा देंगे, सफिक्स में एफ लगा देंगे, और गुणा में क्या भाई, मोललता। क्या, मोललता। ठीक है, वैसे मोललता को जो है हम स्मॉल एम से दिखाते हैं। पिछले वाले मैंने कैपिटल एम लिख दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखो, इसको और आगे बढ़ाएंगे हम, जैसे हमने पीछे करा था। क्या, बराबर के बी के एफ ऐसे ही रहने दो। मोललता का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है भाई, क्या होता है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए गुणा डब्ल्यू बी और गुणा में 1000। ये होता है ना, कोई अंतर नहीं है, बस बी की जगह एफ आना है, बी के स्थान पर क्या आना है भाई, एफ आना है। ठीक है, ये आपके समझ में आया, जरा बताओ मुझे। कटेगा तो ना भाई, ओफ 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 ओफ, रैक कट रहा है। चल भाई तू भी हट। चलो कोई नहीं, इतना कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका हो गया। ठीक, यहां पर देखो मैं फिर लिख देता हूं, कौन क्या है, कौन क्या है। देखो के एफ ही तो नया है, चलो इसको ले लेते हैं, के एफ हेयर, जो के एफ है, क्या है भाई, के एफ, जो के एफ रहने वाला है यहां पर क्या है, वहां पर के भी था, मोलल उन्नयन स्थिरांक, यहां पर है क्या, मोलल, मोलल अवनमन, अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, ये है डेल्टा टी एफ। क्या, ये आप जानते हो, मैंने बताया अभी। डेल्टा टी एफ क्या है भाई, डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। ठीक है, ये बात समझ में आई आपके। और क्या, डब्ल्यू ए क्या है, डब्ल्यू ए का आपको पता ही है, मैंने पीछे भी लिखवा दिया है। ठीक, चलिए अब देखो, यहां पर ध्यान ये देने की वाली बात है कि जैसे हम ये कहें, पिछले वाले जो हमने वो निकाला था क्वथनांक में उन्नयन, तो जल के लिए वहां पर जो मोलल उन्नयन जो स्थिरांक था, मोलल उन्नयन जो स्थिरांक था वो था, के बी की वैल्यू थी 0.52। ठीक है, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। यहां पर क्या है, यहां जल के लिए मोलल अवनमन जो स्थिरांक की वैल्यू है 1.86। ठीक है, 1.86 रहने वाली है। चलिए कोई नहीं, आगे न्यूमेरिकल में आएगा तब बता देंगे। अब देखो, अब आ जाइए आप न्यूमेरिकल पर। कहाँ गया भाई, आजा न्यूमेरिकल, तू किधर है लल्ला, यहाँ आ जा। देखिए इसका सॉल्यूशन देखो,
सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, वो भी देखी जाएगी। 1.822 ग्राम, 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक जिसका अणुभार दिया है 155। अणुभार कितना? 155 ही है, एक बार चेक करियो भाई। अणुभार 155 को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक 0.60 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है। बेंजीन के क्या निकालना है? मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। जो जो हमको दिया है नोट कर दो। 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक है, उसको 100 ग्राम बेंजीन में घोला है, तो यहाँ विलेय कम मात्रा किसकी है? इसकी तो है। तो WA की वैल्यू कितनी है यहाँ पर बताओ? 1.822 ग्राम। ठीक है, चलिए, और इसका अणुभार भी दिया, लिख दो हाथों हाथ। MA कितना है भाई? 155। ठीक है, उसके बाद 100 ग्राम बेंजीन में, तो यहाँ ये WB की वैल्यू क्या आते हैं हमको? बेंजीन, ये क्या है भाई? बेंजीन। इसका फॉर्मूला कितना होता है जानते हो? C6H6। ठीक है, चलिए, ये दिया हमको 100 ग्राम, 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक इतने की कमी हो जाती है। हिमांक में मतलब हिमांक में अवनमन दे रखा है, डेल्टा TF का मान दिया हुआ है। डेल्टा TF का मान देखो, डेल्टा TF का मान दिया है, लेकिन ध्यान ये रखना है ये सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, हमें केल्विन में लेना पड़ता है, तो इसको केल्विन में चेंज करके तब यहां पर लेना है। तो कैसे करेंगे? 0.66 इतने डिग्री सेंटीग्रेड, अच्छा 60 है, 0.60, इसमें हम 273 जोड़ेंगे तब जाके केल्विन में चेंज होगा। बात समझ में आ रही है आपके? चलिए, कितना हो जाएगा? 273.60 इतने केल्विन हो गया। आगे क्या कह रहे हैं भाई? बेंजीन के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। मोलल अवनमन स्थिरांक अर्थात जो बेंजीन है, बेंजीन का मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? अरे ये था KF इज इक्वल टू क्या, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक, देख लेते हैं भी इसका क्या सूत्र होता है। इसका सूत्र भी देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, अभी लिखा है मैंने आपको फॉर्मूला, हम जानते हैं क्या सूत्र होता है भाई? फॉर्मूला किसका? डेल्टा T और F बराबर KF गुणा WA अपॉन MA गुणा कितना? WB और गुणा में 1000, ये होता है। ठीक है भाई, इन सब की वैल्यू रख दो, जो हमको ज्ञात नहीं है वो निकल जाएगा। ठीक है, डेल्टा TF क्या ज्ञात है? बिल्कुल ज्ञात है, 273.60, 273.60 बराबर KF हमको ज्ञात करना है। KF जो है हमें, अच्छा इसको इसी कलर में लिखते हैं, ठीक है, एक ही कलर में, कोई दिक्कत नहीं, एक ही कलर में रहने दो। देखो कितना है भाई? 273.60 बराबर KF की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। KF की वैल्यू जो है हमें ज्ञात करनी है, गुणा WA की वैल्यू कितनी है भाई? WA है 1.822
2 बटे एम ए कितना है 155, 155 गुणा में डब्ल्यू भी कितना है 100 ग्राम, ठीक है, गुणा में कितना भाई 1000। कुछ कट रहा हो काट दो, हमें पता है 100 धाई कितने होते हैं भाई 1000 होते हैं, ठीक। और क्या, और भी करते हैं, क्यों टेंशन ली। 273.60 बराबर के एफ गुणा कितना, यहाँ देखो दशमलव के बाद 3 अंक हैं, यहाँ मैं 3 जीरो नीचे बढ़ा दूंगा, 155 तो ऑलरेडी था यहाँ पर, 1 2 3, अरे ये गुणा में 10 चल रहा अभी ऊपर वाला, ठीक। चलिए 1 जीरो से ये कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब काट लो भी इसको, देखो 2 से काट लें, इधर काटो, 2 ही कम 2, 2 तिया 6, 1 बचा 2 छक्का 12, फिर 1 बचा 2 अट्ठे 16, ये कैंसिल, 2 नामे 18, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, ये है 136.80 बराबर के एफ गुणा 911, अरे सही बंदा भाई, 911 बटे 155, और देखो गुणा में ये 100 भी है, अभी गुणा में 100, 9 और 2 11, कुछ कटेगा भाई, 8 ही करना 8, 8 ही कम 8, ये तो गुणा भाग अच्छी खासी लंबी चौड़ी है भाई, चलो कोई नहीं, बटे में 1 मानो और तिरछी गुणा कर दो, के एफ गुणा 911 बराबर 13680 दशमलव आएगा यहाँ पर, और गुणा में 155, और ये कितने जीरो 00, यहाँ पर गुणा कर दिया हमने 100 की डायरेक्ट, इसमें 100 की यहाँ पर गुणा कर चुके हैं हम, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखो दशमलव के बाद 2 अंक है ना, दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, के एफ बराबर, दशमलव हटा देंगे इसका इस बार, 13680 गुणा में 15500 बटे, एक तो ये 911 आ जाएगा, गुणा में इसका दशमलव जो हटा है ये वाला, तो यहाँ 00 आ जाएंगे, 1 0 2 0, 1 0 2 0, ठीक है। और बढ़ाओ भी आगे इसको, देखिए सारा कैलकुलेशन का कमाल है भाई ये, के एफ बराबर कितना 13680 गुणा 155 बटे में 911, ये तो भाई गुणा करनी पड़ेगी, चलो करते हैं, कोई नहीं, गुणा कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, यहाँ लाइन खींच दूं मैं, कोई दिक्कत, लो भाई यहाँ पे मैंने लाइन खींच दी, अब मैं यहाँ गुणा कर लूँ आराम से। चलिए देखो 155 13680, 13680 बाद में बढ़ा लेंगे, ठीक है, 155 की कर लो, 155, 5 अट्ठे 40 हासिल 4, 5 छंग 30 और 4 34 का 4 हासिल 3, 5 दिए 15 और 3 18 हासिल 1, 5 ही करना 5 और 1 6, उसके बाद फिर ये आएगा 0 4 8 6, फिर 1 की करेंगे तो 8 6 3 1, 0 4 8 8 16 4 20 का 0 हासिल 1, 8 6 14 और 6 20 और 2 22 हासिल 2, हासिल 2, 6 3 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2, 21 20 40 कितना आया भाई, यह आया 21 20 40, 21 20 40 और 1 0 ये वाला चल रहा है अभी, बटे में कितना 911, 911, ठीक है।
कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, एक बार चेक कर लें। 5 8 40, 5 6 30, 4 34, 5 3 15 और 3 18, 5 5 और 1 6, 0 4 8 6, फिर 8 और जी 6 3 1 4 4 8 4 12 8 20 8 6 14 और 6 20 और 2 22, 6 3 9 2 11, 1 और 1 2। ठीक है, अब इसकी भाग करो भाई। क्या करते हैं, भाग करते हैं। देखो 911 से भाग करेंगे। 911 से किसको, 212, 212 0 और 400। ठीक, कितनी बार जाएगा, 911 9 दूनी 18, 2 बार जाएगा पक्का। 2 ही काम 2, 2 ही काम 2, 2 नमा 18, 10 में से 2 गया 8 बचेगा। और यहाँ पर बचा कितना भाई, 1, 11 में से 2 गया 9 बचेगा। अरे कैसा नहीं चल रहा, देखो 10 में से 2 गया 8, 11 में से 2 गया 9, यहाँ बचा 0, 10 में से 8 गया 2, 298, 0 उतार लो भाई, 4 उतरेगा। ठीक है, 9 तिया 27, 3 बार चला जाएगा आराम से। 3 ही कम 3 और 3 ही का न 3 और 3 नमा 27, कितना बचेगा, 4 में से 3 गया 1, 8 में से 3 गया 5, 9 में से 7 गया 2। ठीक, अब उतार लो भाई कितना, 0। कितनी बार जाएगा अब कितनी बार जाने वाला है, 9 दूनी 18, 9 3 27, 2 बार। कितनी बार, 2 बार, 1822, 1822। 10 में से 2 गया 8 और यहाँ फिर 10 में से 2 गया 8, 14 में से 8 गया 6, फिर 0 उतार लो, फिर 0 उतार लो। क्या आएगा भाई, 9 दूनी 18, 9 चौका 36, 9 पंजे 45, 9 छक्का 54, 7 63, 7 बार। 7 ही कम 7, 7 ही कम 7 और 7 नम 63, कितना, 10 में से 7 गया 3 और 7 में 7 गया 0, 8 में से 3 गया 5, 503। ठीक है, लगभग इतना ही लिख दो भाई, इतना ही लिख दो। ये आया, कितना आया, 23 27, 23 27, इतने केल्विन, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ठीक है, एक बार आंसर मेरे पास नहीं है इसका। ठीक है, अगर कोई किसी तरह की दिक्कत हो तो आप चेक कर लेना। ठीक है, नहीं आंसर इसमें मेरे पास इस समय नहीं है, ध्यान नहीं रहा नोट करने का, लेकिन फिर भी अगर कोई भी दिक्कत हो तो एक बार हम चेक कर लेंगे। ठीक है, कभी एक हो कि हाँ कहीं मिस्टेक हो सकती है, आंसर होता है तो एकदम हम चेक कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास आंसर नहीं है इसमें। ठीक है, तो हम अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता देंगे, गुणा भाग करके जैसे भी हो। ठीक है, चलिए तो देखिए ये हमने न्यूमेरिकल कर चुके हैं। उसके बाद देखो कितना टाइम हुआ, तो चलिए छोड़िए, देखिए आप क्लास को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। अभी हमारा एक अणुसंख्यक गुणधर्म और रह रहा है, परासरण दाब का, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम करेंगे लेकिन सभी को बढ़िया से करेंगे, न्यूमेरिकल साथ साथ करेंगे ताकि हमारे समझ में आए। ऐसा नहीं है पहले हमने सूत्र स्थापित कर दिए, नियम पढ़ा दिया और न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम 10 दिन के बाद में, हमारे समझ में नहीं आएगा कुछ भी। इसलिए साथ ही साथ करेंगे, भले ही टाइम और लग जाए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।